संगीता हमेशा से अकेली रही थी, लेकिन उसकी शादी एक जॉइंट फैमिली में हो गई थी, जहां उसे शादी से पहले कोई काम नहीं करना पड़ता था। वहीं शादी के बाद घर की बहू होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी, जिसके बारे में सोच सोच कर वो बहुत परेशान रहती थी। तभी उसका पति राजेश कमरे में आकर उसके ऊपर हाथ रखता है, जिस पे वो बोलती है, तुम पागल हो क्या? देख नहीं रही हो कि मैं कुछ सोच रही हूँ? आपके दिमाग में तो बस एक ही चीज चलती रहती है। यार कभी तो इज्जत देकर बात कर लिया करो, पति हूँ तुम्हारा। हाँ ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे पति हैं, ये चीज सबको पता है। और रही बात इज्जत की, तो लव मैरिज में कोई इज्जत नहीं होती है पति की, उसमें सिर्फ बराबरी होती है दोनों की। यार ये क्या बात हुई? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हमेशा आपको बाबू सोना करती रहूं। चुपचाप जाकर बैठ के दूसरे साइड पर लेट जाइए, मैं कुछ सोच रही हूँ। दिमाग है दिमाग तुम्हारे अंदर? तुम सोचोगी जो? हाँ, दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। और हाँ, क्या कह रही हो? उस साइड जाकर सो जाऊं? मेरे अंदर खुद दिमाग है, मैं जाके सो जाऊंगा, मुझे पता है कि क्या करना है मुझे। और वैसे भी एक बात बोलूं, शादी के बाद ना तुम बोरिंग हो चुकी हो। जब देखो तब तुम्हारे दिमाग में बस पॉलिटिक्स रहती है, और तो कोई काम धंधा होता नहीं है तुमसे। राजेश इतना बोल के दूसरी तरफ करबट लेके सो जाता है। लेकिन संगीता पूरी रात बैठकर यही सोचती रहती है कि अगले दिन अपने ससुराल में कौन कौन सी पॉलिटिक्स खेलेगी, जिससे उसका फायदा हो जाए और उसे कोई काम भी ना करना पड़े। वो तैयार होकर अपनी जेठानी मीरा के कमरे में जा रही होती है, तभी वो उन्हें फोन पे बात करते हुए सुनती है। छोटी तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं अभी माँ जी से पूछकर तेरे पास आ जाऊंगी। और जब तक तू नहीं कहेगी मैं तेरे पास ही रहूंगी। बहुत दिन हो गए हैं, मैं मायके आई भी नहीं हूँ, लेकिन अब मेरी देवरानी आ गई है ना, तो वो सब देख लेगी और मैं अपने मायके भी हो आऊंगी। अच्छा तो जेठानी जी मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर खुद अपने मायके में ऐश करने के लिए जा रही हैं, लेकिन इनको अभी मेरी पॉलिटिक्स का पता नहीं है। अब देखती जाइए जेठानी जी, मैं ऐसी पॉलिटिक्स खेलूंगी कि आप खुद जाने से मना करके मुझे मेरे मायके भेज देंगी। संगीता अपनी जेठानी के पहुंचने से पहले ही अपनी सास कामनी के कमरे में पहुंच जाती है और रोते हुए बोलती है, माँ जी मेरे भतीजे को बहुत जोर से चोट लगी है, वो सीढ़ियों से गिर गया है, बस मुझे ही याद कर रहा है कि बुआ के पास जाना है, बुआ के पास जाना है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहू इसमें सोचने वाली क्या ही बात है, तुझे अपने मायके जाना ही चाहिए। शादी हो गई है तेरी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू यहीं पे कैद होके रह जाए। अपने परिवार के दुख में शामिल होना तेरा फर्ज बनता है। लेकिन माँ जी अभी कुछ टाइम ही तो हुआ है मुझे अपने मायके से आए हुए, मैं ऐसे तुरंत जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता है। इस घर के प्रति भी तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां है ना। बहू मैं जानती हूँ, लेकिन इस घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए तेरे पर पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन तुझे अभी मायके जाना चाहिए, वहाँ तेरी जरूरत है। लेकिन माँ जी मैंने सुना है कि जेठानी जी कई सालों से अपने मायके नहीं गई है, अगर मैं अपने मायके जाऊंगी तो उन्हें बुरा लग सकता है। तू बड़ी बहू की टेंशन मत ले, मैं उसे समझा दूंगी, वो बहुत समझदार हैं। समझदार जेठानी जी नहीं, बल्कि मैं हूँ, तभी तो आप मेरी पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाए। चल संगीता, आ गए तेरे आराम के दिन। संगीता खुश होकर वहाँ से चली जाती है और अपने मायके जाने के लिए तैयारी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा अपनी सास के पास जाती है और जैसे ही अपने मायके जाने की बात करती है, कामनी उससे बोलती है, बहू मैं इस बार तुझे मायके जाने के लिए मना नहीं करती, लेकिन छोटी बहू के भतीजे को चोट लग गई है, वो उसे बहुत याद कर रहा था, तभी मैंने उसको बोल दिया जाने के लिए। अब दोनों बहुएं चली जाएंगी तो घर कौन संभालेगा? फिर भी तुझे जरूरी है ना, तो तू भी चली जा, मैं संभाल लूंगी घर। नहीं माँ जी ऐसे मत बोलिए, मेरे लिए सबसे पहले मेरा ससुराल है, आप देवरानी जी को जाने दीजिए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। बहू मैं तुझसे यही समझदारी की उम्मीद रखती थी। जा छोटी बहू के लिए जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दे, वरना उसे खाली पेट जाना पड़ेगा। नहीं माँ जी ऐसा नहीं होगा, मैं जाती हूँ रसोई में कुछ बना देती हूँ। मीरा और कामनी बहुत सीधी थी, इसलिए वो संगीता की पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाती थी। मीरा रसोई में खाना बनाने लग जाती है और संगीता अपने मायके के लिए निकल जाती है। दिन बीतते हैं, तभी एक रोज संगीता देखती है कि कामनी मीरा को पैसे देते हुए बोलती है,
ले बहू, ये रहे पैसे। तूने कुछ दिनों पहले मेरे से पैसे मांगे थे ना, उस टाइम मेरे पास थे नहीं, तो अभी है और मेरी पेंशन भी आई है, तो मैंने सोचा तुझे दे दूं। माँ जी, आपको सबकी कितनी चिंता रहती है, आपको सबकी बातें याद रहती है। बहू, याद कैसे नहीं रहेगा? तू जब से मेरे घर में आई है तब से मेरा घर स्वर्ग बन गया है। तूने हमेशा मेरे घर को जोड़ के रखा है और मेरा हमेशा ही ख्याल रखा है तूने। और मेरा ख्याल रखने के लिए तू अपने पति के साथ दूसरे शहर भी नहीं गई। आज के जमाने में किसकी बहू ऐसा करती है? माँ जी, आपने भी मुझे हमेशा बेटी ही माना है, कभी बहू नहीं माना। अपनी सास और जेठानी की सारी बातें सुनकर संगीता अपने आप से बोलती है, इन दोनों में कुछ ज्यादा ही प्यार है, लेकिन उससे मुझे क्या करना है? मुझे तो बस ये पैसे चाहिए। संगीता, कोई पॉलिटिक्स खेल की इन दोनों सास बहू के सारे पैसे मेरे पास आ जाए। संगीता ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी उसका पति राजेश वहाँ आता है और वो अपनी सास और जेठानी को दिखाने के लिए उससे लड़ाई करने लगती है। मैंने आपसे कितने दिन पहले पैसे मांगे थे, लेकिन अभी तक आपने नहीं दिए। जुबान की वैल्यू है भी कि नहीं? यार अभी कुछ टाइम पहले ही तो दिए थे। तुम्हारा पेट भरता नहीं है क्या? जब देखो तब पैसा पैसा पैसा। अरे कितनी लालची औरत हो तुम। आपने बोला था कि मैं दे दूंगा, इसलिए मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी शादी के बाद, और अब आप ही मुझे पैसों का ताना मार रहे हो। हाँ मैंने बोला था, लेकिन तुम्हारे खर्चे अब तो कम ही नहीं होते, उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। तुम ना आगे से ना मुझे पैसों को लेकर कुछ मत बोलना। संगीता जमीन पे बैठ के जोर जोर से रोने लगती है। तभी मीरा और कामनी, जो कि उनकी लड़ाई को देख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो उनके पास आते हैं और बोलते हैं, बहू, ये सब क्या है? तुम दोनों किस बात के लिए लड़ रहे हो? माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैंने इनसे कुछ पैसे मांगे थे। मेरी एक दोस्त की बहुत तबीयत खराब है। जब मुझे पैसे की जरूरत थी तो उसने हर बार मेरी मदद करी, लेकिन आज जब उसे जरूरत है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं है बहू, दिल छोटा मत कर। आज के बाद मेरे पेंशन के पैसे जो भी आएंगे, आधे तू रख लियो, और फिर तुझे राजेश से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, आधे क्यों, पूरे दे दीजिए। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं देवरानी जी से मांग लिया करूँगी। देवरानी जी, मेरा इतना काम जरूरी नहीं है जितना तुम्हारा। तुम ये पैसे भी रख लो। माँ जी, जेठानी जी, मैं आप लोगों को बहुत परेशान करती हूँ। आज तक मैंने घर की बहू होने की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, कोई बात नहीं है, तू बहुत अच्छी है। अब जा जल्दी, ये पैसे ले और जिस दोस्त को देने हैं ना, दे के आजा जल्दी से। हाँ माँ जी, मैं पैसे देकर आती हूँ। पता चले कहीं देर हो जाए। आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला और मेरी परेशानियों को समझने वाला ससुराल मिला है। हम भी बहुत खुश हैं ये देखकर कि आज के जमाने में कि तुम जैसी लड़कियां भी होती हैं जो आसपास के लोगों का भी ध्यान रखती है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। हो सकता है मुझे आने में थोड़ा समय लग जाए। आप गुस्सा मत करना, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ। संगीता इतना कह के अपनी सास और जेठानी से सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। बाहर जाके पार्टी करती है और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती है। साथ में बहुत सारी शॉपिंग भी करती है। वो हमेशा अपने घर वालों के साथ पॉलिटिक्स खेल रही होती है, जिससे उसको घर का कोई काम नहीं करना पड़े, और घर वालों के सामने ड्रामे करके वो अपने काम भी निकलवा लिया करती थी और घर वाले उसे मासूम समझ के उसकी सारी बातों पे विश्वास कर लेते थे। काजल बहुत ही चटोरी थी। उसको बाहर की चीजें खानी बहुत पसंद थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो पानी पूरी से करती थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ से पानी पूरी तो खाती जरूर थी। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी माँ के साथ मार्केट से घर आ रही होती है। तभी उसकी नजर पास में लगे एक पानी पूरी के ठेले पर जाती है और वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। उसको ऐसे करते देखकर ममता कहती है, अरे ओ नालायक, मेरा हाथ छोड़, कहाँ ले जा रही है मुझे? माँ, वहाँ देखो पानी पूरी वाला, चलो ना खाते हैं। तो इसमें हाथ पकड़ के खींच के ले जाने की क्या जरूरत है? तू ऐसे भी तो बोल सकती थी ना। सॉरी माँ, अब तो चलो। हाँ ठीक है, लेकिन ये बता, तू पानी पूरी खाकर थकती नहीं है क्या? रोज रोज बाहर की चीजें खाकर तुझे क्या मिलता है? माँ, भला कोई अपनी पसंदीदा पानी पूरी खाकर थकता है क्या? और पानी पूरी तो लड़कियों की पहली चॉइस होती है।
जो पानी पूरी नहीं खाती होंगी वो लड़की ही नहीं होती। अच्छा, तुझे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना होगा। अब चल। ममता और काजल दोनों पानी पूरी के ठेले के पास जाती हैं और काजल जमकर पानी पूरी खाती है। पानी पूरी खाने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और काजल आए दिन पानी पूरी खाती रहती। ऐसे ही एक दिन ममता के पड़ोसन के घर में पानी पूरी बन रही होती है और विमला ममता के घर पानी पूरी देने आती है। आज मेरे घर में पानी पूरी बनी थी तो सोचा थोड़ा तुझे भी दे जाऊं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हमारे घर में कोई भी पानी पूरी नहीं खाता है। तू खामखा परेशान हो गई। तू और भाई साहब नहीं खाते होंगे लेकिन काजल तो खाती ही होगी। आजकल की लड़कियों को पानी पूरी बहुत पसंद आता है। ममता और विमला काजल की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काजल वहाँ आती है। हाँ विमला आंटी जी, आपने सही कहा, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। अगर आप मुझे कटोरी भर के पानी पूरी भी खिला दोगी ना तो भी मेरा पेट नहीं भरेगा। देखा, मैं ना कहती थी कि काजल पानी पूरी खाती होगी। आजकल की लड़कियां यही पसंद करती हैं। इसको पानी पूरी पसंद नहीं है बल्कि पानी पूरी की भूखी है ये। अगर तू इसको पानी पूरी का पूरा भंडार भी देगी तब भी इसका पेट नहीं भरेगा। आंटी आप मुझे पानी पूरी दो, माँ तो ऐसे ही बोलती रहेंगी। हाँ ले, और खाकर बता कैसा बना है। काजल विमला के हाथ से पानी पूरी लेती है और एक पानी पूरी खाती है। धीरे धीरे करके सारी पानी पूरी खत्म कर देती है और बोलती है, आंटी जी आपकी पानी पूरी तो लाजवाब थी लेकिन इसमें एक कमी थी। देख लिया, सारे पानी पूरी खाने के बाद तुझे कमी भी बताएगी। तो क्या हुआ माँ, अगर आज गलती बताऊंगी तभी तो आगे से सब सही रहेगा। क्यों, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? तू बिल्कुल सही कह रही है। चल अब बता क्या कमी रह गई। देखिए, पानी पूरी तो इतनी अच्छी है कि बनाने वाले के हाथ चूम लूं। लेकिन कमी ये है कि पानी पूरी में तीखापन थोड़ा कम था, बाकी सब बढ़िया। अगली बार कोशिश करना कि अच्छा बने। एक तो सारी पानी पूरी खा गई, ऊपर से कमी निकाल कर मेरा कलेजा जला रही है। आज तो तेरी सुन ली, अगली बार पानी में मिर्ची का डब्बा डाल कर दूंगी, फिर तुझे तीखापन का स्वाद आएगा। क्या हुआ आंटी, आपको बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन जो सच है वो तो सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। लेकिन आपका सच चटपटा था, मजा आ गया। अरे नहीं, बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है बेटा। अच्छा हुआ तूने बता दिया, आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। काजल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद विमला भी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ काजल का पानी पूरी की तरफ लालच बढ़ता जा रहा था। वो जहाँ भी जाती वहाँ पानी पूरी के अलावा कुछ नहीं खाती। अब तो उसको घर के खाने से ज्यादा पानी पूरी से प्यार हो गया। ऐसे ही एक दिन काजल और उसकी दोस्त रिया दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रिया कहती है, काजल चल आज कुछ चटपटा खा के आते हैं, बहुत मन कर रहा है। तो चल पानी पूरी खाकर आते हैं, उससे चटपटी चीज तो पूरी दुनिया में कुछ नहीं होगी। पर पानी पूरी तो आसपास में कहीं नहीं मिलता, तो कैसे खाएगी? तो इसकी चिंता मत कर, हमारे कॉलेज के पास ना एक आंटी है जिनका नाम प्यारी देवी है। वो बड़ी ही चटपटी पानी पूरी बनाती हैं। मैंने कभी खाया तो नहीं है पर सुना जरूर है। हम वहीं चलते हैं। अगर अच्छे नहीं हुए तो क्या करेगी? ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा, पहले चलते हैं। काजल और रिया दोनों पानी पूरी खाने के लिए चली जाती हैं और प्यारी देवी पानी पूरी वाले के पास पहुंच जाती है। पानी पूरी की दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में प्यारी देवी पानी पूरी वाली लिखा हुआ था। वो दोनों वहां जाती है और काजल कहती है, प्यारी आंटी जी 2 प्लेट पानी पूरी तो बनाना। हाँ जरूर, अभी लियो बिटिया। प्यारी देवी दोनों को प्लेट देती है और पानी पूरी खिलाना शुरू करती है। काजल और रिया पानी पूरी खाती हैं और काजल कहती है, आंटी जी आपकी पानी पूरी तो अच्छी है लेकिन मिर्ची नहीं है। हम तो चटपटा खाने की उम्मीद से आए थे। सही तो है, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा। देखो बिटिया, खबरदार जो हमारे पानी पूरी को चटपटी नहीं बोली तो तुमको पता है हम पिछले 6 महीने से दुकान लगा रहे हैं। आज तक कभी भी एक ग्राहक ने ये नहीं बोला कि हमारी पानी पूरी तीखी है। अगर तुमको और मिर्ची चाहिए तो मुझे बोलो, मैं तुमको तीखा बना कर दूंगी। हाँ, अब आप मेरी बात को समझ पाई हैं। आप मुझे तीखा बना कर दो। तुझे तीखा खाना है तो खा, पर मुझे तो नॉर्मल चाहिए। अच्छा सुन काजल, तुझे पानी पूरी खाना अच्छा लगता है ना?
अगर तुझे पानी पूरी खाना अच्छा लगता है तो चल आज शर्त लगाते हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सुन, तू पानी पूरी खा। अगर तूने 100 तीखी पानी पूरी खा ली ना तो मैं तुझे 2000 रुपए दूंगी, और अगर तू हार गई तो तू मुझे 2000 रुपए देगी। मंजूर है? हाँ चल, पानी पूरी और पैसों के लिए तो ये काजल अपनी जान भी दे देगी। प्यारी जी सुनिए, इसको बिल्कुल तीखी पानी पूरी बना कर देना ताकि ये खा ही ना पाए। आप कहे तो पूरी मिर्ची का डब्बा डाल दे क्या? अरे नहीं नहीं, ये जितना सह पाए उतने ही डालना। बस 100 पानी पूरी खिला दो इसको। प्यारी देवी रिया के कहने पर काजल को पानी पूरी खिलाना शुरू कर देती है। पहले तो काजल नॉर्मल पानी पूरी खाना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे तीखी पानी पूरी बनाने को बोलती है। उसने लगभग 50 से ज्यादा पानी पूरी खा ली थी। पानी पूरी तीखी होने की वजह से उसकी पूरी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन वो हार नहीं मानती और अपनी शर्त को पूरा करती है। 100 पानी पूरी खाने के बाद वो कहती है, हे भगवान, आज तो मेरा पेट ही फट जाएगा। 100 पानी पूरी खा ली है मैंने। पैसे के चक्कर में 100 पानी पूरी खा गई तू। सच में बहुत बड़ी पागल है। ये सब छोड़ और मेरे पैसे दे, मैं घर जाऊं। काजल रिया के साथ घर आती है और घर आकर सो जाती है। अगले दिन सुबह काजल का पेट दर्द होता है और वो परेशान हो जाती है। पूरे घर में चक्कर लगाने लगती है और ममता उसे देखकर बोलती है, क्या हुआ तुझे? तू पूरे घर में ऐसे घूम क्यों रही है? कोई तकलीफ है क्या तुझे? शांति से बैठ नहीं सकती है क्या? माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कल शर्त के चक्कर में पूरी 100 पानी पूरी खा ली है मैंने। आज वो दर्द पानी पूरी मुझे दे रही है। बहुत बढ़िया, अब शर्त के पैसों से जाकर पानी पूरी खा ले, ठीक हो जाएगी। मैं पेट दर्द से परेशान हूँ और आपको मजाक करना है। ममता काजल के लिए दवाई लेने जा ही रही थी कि तभी विमला हाथ में पानी पूरी लाती है और काजल को बोलती है, ले काजल, आज तेरे लिए बिल्कुल तीखी पानी पूरी बना कर लाई हूँ। आज तुझे इस पानी पूरी में कमी नहीं लगेगी। ले काजल, पानी पूरी खा ले। आज विमला आंटी के पूरी, उसके बाद घर के चक्कर लगा लियो। आप ही खाओ अपनी पानी पूरी, मुझे नफरत है इन पानी पूरी से। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे इसको क्या हो गया? पेट पकड़कर घर के चक्कर क्यों काट रही है? सब ठीक तो है ना? कल महारानी ने शर्त जीतने के चक्कर में तीखी 100 पानी पूरी खा ली है और अब पेट दर्द से पूरे घर के चक्कर लगा रही है। खुद को ज्यादा होशियार समझती थी, तो तेरे साथ एक ना एक दिन ऐसा तो होना ही था। चीजें इतनी ही इस्तेमाल करो जिससे हानि ना हो। विमला इतना कहकर अपनी पानी पूरी के साथ वहाँ से चली जाती है। काजल को खुद पर अफसोस होता है और वो कसम खा लेती है कि पानी पूरी को महीने में बस एक बार खाएगी। ये कहानी है विमला निवास की, जहाँ पर काजल अपनी सास विमला के साथ रहती थी। विमला काफी खड़ूस थी। वो हर समय अपनी बहू को कुछ न कुछ सुनाती ही रहती थी। विमला अपनी बहू को सुनाती तो थी, लेकिन वो उससे प्यार भी बहुत करती थी, क्योंकि वो उसकी इकलौती बहू थी। तो वहीं हमारी काजल भी अपनी सास से कुछ कम नहीं थी। विमला उसको जितना दबाना चाहती थी, वो उतना ही अपनी सास को परेशान करती थी, और ऐसे ही दोनों सास बहू की नोकझोंक चलती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, उफ, मैं तो थक गई हूँ, पसीने भी आ रहे हैं। क्यों ना मैं थोड़ी देर एसी चला लूं? ये सही रहेगा। इस तरह अब काजल एसी में बैठ जाती है और एसी की हवा खाने लगती है। तभी वहाँ पर विमला आ जाती है और उसको एसी की हवा खाते हुए देख अपनी बहू से बोलती है, ओ महारानी, तेरे यहाँ आराम करना हो गया हो तो बाकी बच्चों का काम भी कर ले। जब देखो आराम फरमाती रहेगी। मम्मी जी, मैं थक गई थी और गर्मी लगने लगी, तो इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। हाँ, तुझे तो ठंड में भी गर्मी लग रही है ना। मम्मी जी, घर का काम करते करते लगने ही लगती है। अरे ये क्या, महारानी ने तो एसी चला रखी है। माता, एसी बंद कर दीजिए। आपको गर्मी लगती होगी लेकिन मुझे नहीं। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है और मैं एसी बंद नहीं करने दूंगी। चुपचाप तो काम कर ले और एसी बंद कर ले, समझी? मम्मी जी, आपको ठंड लग रही है तो आप किसी और कमरे में जाकर बैठ जाओ, लेकिन मैं तो एसी बंद करने नहीं वाली। अब क्या था, विमला मुंह बनाकर दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ काजल भी अपना काम करने लगती है। शाम को जब वरुण घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर के हॉल में एसी चल रहा है। ये देख वरुण बोलता है, माँ, क्या हुआ बेटा?
माँ ठंड हो रही है और आपने एसी क्यों चलाया है? बेटा ये एसी मैंने नहीं बल्कि तेरी पत्नी ने चलाया है। मैं उसको बोल बोल कर थक गई हूँ कि एसी बंद कर दे, एसी बंद कर दे, लेकिन मेरी सुने तब ना। बोलती है माँ मैं तो एसी चलाऊंगी, आपको ठंड लग रही है तो आप जाकर दूसरे कमरे में बैठ जाओ। अब मैं ठहरी बूढ़ी औरत, मैं उससे बहस भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। और देख मैंने उसको कुछ नहीं कहा तो उसने एसी भी बंद नहीं किया है। मैं काजल से बात करता हूँ माँ। नहीं नहीं बेटा, अगर तूने उससे कुछ कहा ना तो वो मुझे ही बोलेगी कि मैंने तुझे उसके खिलाफ भड़का दिया है। क्या माँ कैसी बात कर रही हो? काजल काजल। आ गए आप? हाँ मैं आ तो गया, लेकिन ये सब क्या है? क्या? यार काजल ठंड हो रही है और मम्मी की उम्र भी हो गई है और तुम हो की लापरवाही कर रही हो। इतनी ठंड में एसी कौन चलाता है? वरुण कैसी बात कर रहे हो? अगर मैंने थोड़ी देर एसी क्या चला लिया, मम्मी जी ने तो आपके कान ही भर दिए। माँ ने मेरे कान नहीं भरे हैं काजल। मुझे ठंड लग रही है, एसी थोड़ी देर नहीं बल्कि अभी भी चालू है। अब बोलो इसके बारे में तुम क्या सफाई देना चाहोगी? मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, और हाँ खाना खा लो। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब समय गुजरता रहता है, लेकिन ठंड में एसी चलाने की आदत काजल की अभी भी नहीं गई। और एक दिन काजल के हाथों पर नीले रंग के छोटे छोटे चितकबरे से निशान होने लगते हैं। ये देख काजल अपनी सास के पास आती है और बोलती है, मम्मी जी देखो ना मेरे शरीर पर कैसे चितकबरे से निशान हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, दिखा तो जरा। काजल अब अपनी सास को वो निशान दिखाती है। वो निशान देख अब तो विमला को भी थोड़ी चिंता होने लगती है, और उसको अपनी बहू की चिंता हो भी क्यों नहीं, आखिर वो उसकी इकलौती बहू जो थी। विमला उसके निशान देख चिंता में बोलती है, बहू ये निशान तो सच में बहुत ही अजीब लग रहे हैं, चल चल कर दवा ले ले। क्या मम्मी जी, अब इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? मैं नहीं जा रही, एलर्जी हो रही होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। मुझे तेरी यही जिद नहीं पसंद है, चल डॉक्टर के पास शांति से। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी जी, बस अगर आप जिद पर अड़ गईं, तो मैं भी आपकी बहू हूँ। बहू मैं तेरा क्या करूँ, इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अपनी सास की बात इग्नोर करके वो वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे की एसी चलाकर कंबल में सो जाती है। काजल को अब बुखार भी चढ़ रहा था। शाम हो जाती है, लेकिन काजल उठकर बाहर नहीं आती है। ये देख अब विमला उसके कमरे तक जाती है, लेकिन दरवाजा तो बंद होता है। ये देख विमला खुद से बोलती है, हद है, एक तो मैंने इसकी भलाई के लिए दवा लाने को कहा, ऊपर से यही मुंह फुलाकर बैठी हुई है, गजब। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है। रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन अभी भी काजल ने दरवाजा नहीं खोला था। और कुछ ही देर में वरुण भी आ जाता है, और जब वरुण आता तो विमला वरुण को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वरुण बोलता है, यार मैं तुम दोनों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। तुम दोनों सास बहू हमेशा अपनी लड़ाई के बीच में मुझे क्यों खींच लेती हो यार? यार मैं ऑफिस से काम करके आता हूँ और मैं घर जब आता हूँ तो तुम दोनों के ड्रामे देखकर मेरा दिमाग घूम जाता है। यार मैं परेशान हो गया इस रोज रोज के चिक चिक से। एसी नहीं हो गया, कोई ड्रामा हो गया है। मैंने सोच लिया है, ना रहेगा एसी ना होगा ड्रामा। इस कलेश को मैं आज ही खत्म कर देता हूँ। बेटा तू कलेश तो तब खत्म करेगा ना जब तेरी पत्नी दरवाजा खोलेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि बहू दरवाजा ही नहीं खोल रही है। अपनी माँ की बात सुनकर वरुण अपने कमरे के पास जाता है और वो काजल को आवाज लगाता है, लेकिन काजल अभी भी दरवाजा नहीं खोलती है। ये देख अब वरुण अपने कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। जहाँ वो देखता है कंबल में लिपटी काजल बेहोश हो रखी थी और उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी। ये देख वरुण तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाता है। विमला भी वरुण के साथ हॉस्पिटल जाती है। कुछ देर तक डॉक्टर काजल का इलाज करते हैं, जिसके बाद जब डॉक्टर बाहर आता है तो वरुण और विमला से बोलते हैं, वरुण जी आपकी पत्नी को ठंड लग चुकी है, जिसकी वजह से उनका खून सारा ठंडा हो चुका है। शायद वो इस ठंड में कुछ ज्यादा ही ठंडा खाती हैं या फिर ठंडी जगह पर रहती हैं, और ये उनके लिए काफी नुकसानदायक है। बाकी अगर उनका खून गर्म हुआ तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर डॉक्टर क्या उसको हम अपने घर में हीटिंग नहीं दे सकते? देखिए आप उन्हें घर पे भी ले जाके हीटिंग दे सकते हैं, लेकिन जब तक वह नॉर्मल नहीं हो जाती उनको हमारे हॉस्पिटल में ही रहने दें। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। डॉक्टर आप मेरी बहू को जितना दिन रखना चाहते हैं रखिए, पर मेरी बहू को सही कर दीजिए।
देखिए बिमला जी, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी जब वो ठीक होंगी आप ले जा सकते हैं। काजल हॉस्पिटल में लगभग 15 घंटे रहती है और अगले 15 घंटे बाद जब काजल को होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। डॉक्टर अब बाहर आता है और विमला और वरुण से बोलता है, काजल जी को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। जिसके बाद विमला और वरुण काजल के पास जाते हैं जहां काजल उनसे बोलती है, मम्मी जी, वरुण जी, मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? माँ तुम ही बताओ, अगर मैं बताने आया ना तो मुझे फिर से एक बार गुस्सा आ जाएगा। अरे बेटा गुस्सा मत कर, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। बहू, तू एसी की हवा में इतनी लीन हो गई थी कि तुझे कुछ होश ही नहीं था। जो तूने मुझे चितकबरे निशान दिखाए थे ना, वो मामूली निशान नहीं थे, बल्कि तेरा खून ठंडा हो रहा था और तू यहाँ पर पिछले 24 घंटे से है। क्या? हाँ बहू, मैं तुझे यूं ही नहीं बोलती थी कि बहू ठंड में एसी मत चला। मैं इसलिए बोलती थी क्योंकि मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वालों पर कोई आँच आए। अपनी सास की बातें सुनकर अब काजल को अपनी गलती पर पछतावा होता है और अपनी सास के साथ अपने पति से माफी मांगती है। ऐसे ही कुछ देर बाद काजल अपने घर आ जाती है और अब वो ठंड में एसी चलाना बंद कर देती है। रूपा एक गरीब भेलपुरी वाली थी जिसे भेलपुरी में कुरकुरे मिलाकर खाना बहुत पसंद था। रूपा भेलपुरी वाली आसपास की सभी जगह पर बड़ी फेमस थी। हमेशा उसके पास लोगों की लाइन लगा रहा करती क्योंकि वो कम दामों में लोगों का दिल खुश कर देती। इसीलिए अक्सर लोग अपने काम पर जाते जाते वहाँ रुक जाया करते। एक दिन दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे बैठकर रूपा भेलपुरी में कुरकुरे मिलाकर खा रही होती है कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक राधा नाम की लड़की निकलती है जो कि कोई और नहीं रूपा की सहेली थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है रूपा कि तू मेरे सामने खड़ी है। तू गांव से शहर आई तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती तुझे राधा, जीवन में इतने उतार चढ़ाव हो गए हैं कि किसी से कुछ कहने बोलने की इच्छा ही खत्म हो गई है हमारी। इतने समय में सब कुछ देख लिया है। क्या बात है रूपा, तू इतनी उदास भरी बातें क्यों कर रही है? कोई बात है क्या? अम्मा जी कैसी है? मेरी माँ को गुजरे हुए तो कई साल हो गए। मेरी चाचा चाची ने उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं दिए और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दे रूपा, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तेरे साथ इतना कुछ हो गया। मुझे माफ कर देना। इतने समय से मैंने तेरा हाल चाल लेने की कोशिश नहीं। तू ये सब भूल जा, इतना मत सोच। जो होना था वो तो हो ही गया, अब उससे बदला तो नहीं जा सकता ना। बदलाव ही जीवन का नाम है। हाँ ये तो है, लेकिन मेरी दोस्ती की एक चीज आज तक नहीं बदली, आज भी वही है। अच्छा जी, और वो क्या है? भेलपुरी में कुरकुरे मिलाकर खाने वाली आदत। पहले भी तुम ऐसे ही भेलपुरी खाती थी और आज भी वैसे ही खाती हो। अपने कस्टमर को भी ऐसे ही चकमा देती हो क्या? भेलपुरी के नाम पर कुरकुरे खिलाकर। राधा की बात को सुनकर रूपा जोर जोर से हंसने लगती है और उसे गले से लगा लेती है। तब तक वो उसके मजाक का जवाब देती, तब तक ही राधा का पति केशव गाड़ी से निकलकर उसके पास आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं कब से गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ गरीबों के साथ बातचीत पे लगी हुई हो। तुम्हें यहाँ एड्रेस पूछने के लिए भेजा था, ना कि इनके साथ गप्पे लड़ाने के लिए। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं किसी अनजान लोगों से बात नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी सहेली से बात कर रही थी। ये मेरी सहेली है, हम दोनों एक ही गांव में रहते थे। बस यही सुनना बाकी रह गया था। दूध वाला, सब्जी वाला और घर के सभी नौकरों को तुमने तो अपना रिश्तेदार बना ही रखा था। अब बस यही भेलपुरी वाली बची थी जो इसे भी अपनी दोस्त बना लिया। आप ऐसे मेरी सहेली की इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। ये सच में मेरी सहेली है। आपको ना विश्वास हो तो मैं आपको अपनी और इसकी बचपन की पिक दिखा देती हूँ। ना, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये भेलपुरी वाली तुम्हारी दोस्त होगी, क्योंकि इसकी और तुम्हारी कोई समानता अलग नहीं है। शुक्र मनाओ मेरे पापा ने तुम्हें पसंद किया, वरना तुम्हारी शादी मुझसे तो होती नहीं। तुम भी कहीं भेलपुरी बेच रही होती अभी। भाई तेरे अंदर तो पैसे होने का घमंड कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। इसको थोड़ा कम रख, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और दोबारा मेरी दोस्त से ऐसे बात मत करना। रूपा इतना कहकर अपने भेलपुरी का टोकरा सर पर रखकर स्टैंड को हाथों में उठाकर वहाँ से चल देती है, जिसके बाद केशव भी राधा का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है। तभी एक रोज केशव अपने कुछ ऑफिस वाले लोगों के साथ मिलकर कुछ मीटिंग की बातें कर रहा था।
तभी उसका एक दोस्त करण बोलता है, भाई अब ना बिना पेट पूजा के मुझसे काम नहीं होगा। मुझसे काम चाहिए तो कुछ स्पाइसी सा खिला दे मुझे, जिससे दिल खुश हो जाए और मन साफ। भाई ऐसे नाम के ना मैं किसी को नहीं जानता। अगर हाँ मुझे पता होता तो मैं मंगवा लेता और हम सब खा भी लेते। अगर ऐसी बात है तो रूपा भेलपुरी वाली से भेलपुरी मंगवा ले, बहुत अच्छी बनाती है। इस पूरे इलाके में ना फेमस है वो, दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं उसकी भेलपुरी। कहीं ऐसा ना हो वो भेलपुरी वाली मेरी पत्नी राधा की दोस्त निकल जाए। अगर ऐसा हुआ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कौन सा मेरा ऑफिस जानती है, वो यहाँ नहीं आ सकती। भेलपुरी वाली का नाम सुनकर वो मन ही मन सोचने लगता है कि करण उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलता है, क्या बात है भाई, भेलपुरी वाली का नाम सुनकर तू क्या सोचने लगा? तेरी रिश्तेदार है क्या? भाई इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं एक भेलपुरी वाले के रिश्तेदार निकलूं। तुम लोगों को ना जो मंगाना मंगा लो, मुझे ना सिर्फ जूस पीना है। गर्मी बहुत हो रही है, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। केशव इतना कहकर जब तक किसी को आवाज देने की सोचता, तब तक वो देखता है कि राधा रूपा भेलपुरी वाली को लेकर उसके कैबिन में आ रही थी। जब तक वो कुछ कर पाता, करण की नजर राधा पर पड़ जाती है। आइए भाभी जी, एकदम सही टाइम पे आई हो। हम लोग ना अभी यही सोच रहे थे कि क्या खाए और आप आ गई। आज क्या लेके आई हो खाने में? आज खाने में मैं चटपटी भेलपुरी लेकर आई हूँ। मेरा मतलब है भेलपुरी बनाने वाली को लेकर आई हूँ। आपने रूपा भेलपुरी वाली का नाम सुना होगा। हाँ भाभी सुना है, और अभी हम वही मंगवाने वाले थे, लेकिन कोई जगह इनकी फिक्स नहीं होती ना, इसलिए हमें पता नहीं था कि कहाँ से और कैसे मंगवाए। लेकिन देखिए आप इन्हें साथ लेके आ गई। तब तो मैंने आप लोगों के दिल की बात सुन ली। अब देखना, मेरी सहेली आपको इतनी अच्छी भेलपुरी खिलाएगी, आप रोज बुलाएंगे इसे। क्यों रूपा, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, आज मैं आप लोगों को अपनी पसंद की कुरकुरे भेलपुरी खिलाती हूँ, जिसे खाते ही ना आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। मैं खुद भेलपुरी में ना कुरकुरे डाल कर खाती हूँ, बहुत मजा आता है। नेकी और पूछ पूछ, अरे दीजिए, खाना है हमें, जल्दी दीजिए। रूपा केशव के दोस्तों के साथ साथ पूरे ऑफिस वालों को भेलपुरी में कुरकुरे डालकर खिलाती है, जो कि वो खुद खाया करती थी, जिसका स्वाद सबको बहुत पसंद आता है। और राधा की मदद से एक ही दिन में उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन ये बात केशव को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो घर पहुंचकर राधा को बहुत सुनाता है। समय बीतता है, तभी एक दिन राधा और केशव एक पार्टी में जाते हैं, जहां स्ट्रीट फूड वालों के साथ रूपा ने भी भेलपुरी का स्टॉल लगाया था, जिसे देखकर वो दंग था। तभी वो अपनी दोस्त की वाइफ के पास जाता है। भाभी जी एक बात बताइए, इतनी बड़ी पार्टी में इस भेलपुरी वाली को बुलाने की क्या जरूरत थी? बिना बात के लोगों की भीड़ जमा हो गई वहाँ पे। भैया ये सब मुझे नहीं पता, मैं तो शादी की तैयारियों में बिजी हूँ। खाने पीने की सब तैयारियाँ आपके दोस्त देख रहे हैं। आखिर परेशानी क्या है आपको मेरी सहेली से? अगर वो गरीब अपने नाम के सहारे 2 पैसे कमा कर खा रही है, तो आपको परेशानी क्या है ये बताइए। परेशानी तुम्हारे दोस्त के कमाने और खाने से मुझे नहीं है, वो जो हमारी सोसाइटी में घुस गई ना, उससे परेशानी है मुझे। क्योंकि जैसे ये तुम्हें देखती है तुमसे चिपक जाती है और तुम सबके सामने गाना गाने लगती हो कि भेलपुरी वाली मेरी दोस्त है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? क्या अमीर गरीब इंसान दोस्त नहीं हो सकते हैं? आप उसे उसके हुनर से जज करिए, ना कि उसकी हैसियत से। सच में वो बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है, तभी तो इतनी बड़ी पार्टी में उसे बुलाया गया है। बनाती होगी यार, मुझे उससे क्या, बस वो तुमसे और मुझसे दूर रहे, वही मैं चाहता हूँ। जब से हमारी लाइफ में आई है वो मुसीबत बन गई है। ना उस दिन मैं गाड़ी रोकता, ना तुम मुझसे मिलती और ना ही वो हमसे चेप होती। तुम चलो यहाँ से। केशव इतना कहकर राधा को लेकर पार्टी के अंदर चला जाता है, जहाँ उसका दोस्त करण भी आ जाता है। और जैसे ही उसकी नजर भेलपुरी वाली पर जाती है, वो सभी दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पहुँच जाता है। केशव, आज तो तुझे इनकी भेलपुरी खानी पड़ेगी, तब तुझे पता चलेगा कि हम इनकी भेलपुरी को इतना पसंद क्यों करते हैं। नहीं यार तुम खाओ, मुझे नहीं खाना है। इतनी बड़ी शादी में भेलपुरी है, यही बचेगा खाने के लिए। केशव जी, आप एक बार मेरी कुरकुरे भेलपुरी खा कर तो देखिए, आपको भी आदत लग जाएगी इसकी। आपको मैं वैसे ही भेलपुरी खिलाऊंगी जैसे मैं खुद खाती हूँ, भेलपुरी में कुरकुरे डालकर। एक बार खा कर तो देखिए। यार सच में तू एक बार खा कर तो देख इनकी भेलपुरी, वो भी कुरकुरे वाली, मजा आ जाएगा। सबके कई बार कहने पर केशव भेलपुरी खाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद रूपा उसे कुरकुरे वाली भेलपुरी बनाकर टेस्ट करने को देती है और उसका स्वाद केशव को बहुत अच्छा लगता है और सबके साथ वो भी उसकी तारीफ करता है। साथ ही उससे अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगता है। विकासपुर गांव में नैना अपने ससुराल में बड़ी ही दुखी होकर अपना जीवन गुजार रही थी, क्योंकि वो गरीब घर से थी।
साथ ही उसकी शादी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए लोग उसको कुलच्छनी कहकर बुलाते थे। ऐसे ही एक दिन नैना की जेठानी नीतू, अरे ओ कुलक्षणी, कहाँ मर गई आज? जी दीदी। दीदी की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पर दीदी मैंने क्या किया है? तू गरीब भिखारन मुझसे सवाल कर रही है कि आखिर तूने किया क्या है? रुक, तुझे बताती हूँ। इस तरह से नीतू नैना को खींचकर बाथरूम तक ले जाती है और उसको कपड़े दिखाते हुए बोलती है, देख ले कलमुही, देख ले क्या है ये। अरे कल शाम को मैंने इन कपड़ों को पानी में डुबाया था, लेकिन एक तू है कि अभी सुबह के 10 बज गए, लेकिन तूने इनको धोने का नाम नहीं लिया। दीदी मैंने कल ही सारे कपड़े धोए थे और इनमें से तो काफी हद तक वो कपड़े हैं जो मैंने कल ही धोए थे। अच्छा जी, तो अब तू मुझसे जमा लड़ाएगी? वाह रे जमाना, एक तो विधवा, ऊपर से गरीब, और इसकी जुबान देखो कैसे कैंची की जैसे चल रही है। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर अब नीतू नैना के ऊपर जुल्म ढाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर नीतू का बेटा, जिसका नाम रेयान था, आता है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोलता है, माँ ये क्या कर रही हो आप? अरे भला आप चाची पर हाथ कैसे उठा सकती हो? बेटा तो हट जा, समझा? तू हम दोनों के पीछे मत आ। पर क्यों माँ, मैं आप लोगों के बीच में क्यों ना आऊँ? हमेशा से देखता आया हूँ, पापा ने, आपने और भैया ने सबने मिलकर चाची पे बहुत जुल्म किए हैं। आखिर क्यों माँ? बेटा जिसको तू चाची चाची कहकर बुला रहा है ना, वो असल में डायन है, डायन। अरे तुझे पता भी है, जब ये शादी करके आई थी ना, तब तेरे चाचू ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे। एक तो ये गरीब थी और ऊपर से हम पर बोझ बढ़ने लगी। लेकिन जब हमें ये खबर लगी कि कुलक्षणी माँ बनने वाली है, तो हमने सोचा चल कोई बात नहीं, गरीब और विधवा ही है तो क्या हुआ, इसको हम अपने टुकड़ों पर पाल लेंगे। अरे भाई चाहे जैसा भी है तो हमारे घर की बहू ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे घर में एक छोटा सा दीपक देने वाली है, लेकिन अगले एक हफ्ते बाद इसका मिसकैरेज हो गया। कुछ साल गुजर गए, उसके बाद सासू माँ और ससुर जी भगवान को प्यारे हो गए। अब तू ही बता, ऐसे में हम इसको कैसे छोड़ दें? माँ मुझे नहीं लगता इसमें चाची की कोई गलती है। ये सारी चीजें उनकी किस्मत में लिखी हुई है, और अगर ऐसा हुआ भी है तो क्या हो गया? ये तो आप लोगों का फर्ज बनता है ना कि आप लोग इन्हें सहारा दें। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि चाची काम किए जा रही है। माँ आप भी तो इस घर की बहू है ना। बेटा रेयान, इस डायन के पीछे तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, समझा तू? क्या ज्यादा बोल रहा हूँ मैं माँ? मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। रेयान बेटा, माँ से ऐसे बात नहीं करते, तू जा यहाँ से। ये हम दोनों का मामला है, हम देख लेंगे। चाची माँ है तो क्या मैं माँ का साथ गलत चीजों में दे दूँ? आप भी मुझे बचपन से जानती हो ना कि मैं कैसा हूँ। मेरे सामने कुछ भी गलत होता है ना तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ ही देर में नीतू का पति मोहन और नीतू का बड़ा बेटा राजीव बाथरूम तक आते हैं, जहां वो देखते हैं कि माँ बेटे में ताबड़तोड़ बहस हो रही है। ये देख मोहन अपनी पत्नी से बोलता है, अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह घर में कलेश चालू कर रखा है? मोहन की बात सुनकर नीतू मोहन को सारी बात बता देती है। जब उनको ये बात पता चलती है कि लड़ाई की वजह नैना है, तो सभी लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे ही समय अब गुजरता है। समय के साथ साथ नैना के ऊपर अत्याचार भी काफी बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन, नैना तेरे पास खुद का तो कुछ है नहीं, और जो मेरा था तूने वो भी मुझसे छीन लिया। क्या मिल गया तुझे मेरे छोटे बेटे को काबू करके? बता। दीदी आप मुझे हमेशा ऐसे क्यों बोलती रहती हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, और मैंने आपके बेटे को नहीं छीना है। नैना की बात सुनकर नीतू कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। नीतू अपने कमरे में जाकर अपने पति मोहन से बोलती है, मोहन जी, मैं सोच रही थी कि हमारे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, हमें उन दोनों के हाथ पीले करवा देने चाहिए। पर नीतू दोनों के साथ एक साथ, ये थोड़ा अजीब नहीं रहेगा? नहीं मोहन जी, इसमें क्या ही अजीब है। अब जब हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए ना। नीतू की बात से मोहन राजी होता है और अगले कुछ दिन बाद वो अपने दोनों बच्चों के लिए अच्छे से घर की लड़कियों का रिश्ता पक्का करके आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो? जी बोलो, क्या हुआ? हमारे दोनों बच्चों का रिश्ता एक ही घर में पक्का हुआ है और दोनों लड़कियां काफी संस्कारी और सुंदर हैं। अरे वाह, पर दोनों लड़कियां हैं किसकी बेटियां? मेरे दोस्त का रिश्तेदार था और वो भी हमारी तरह अपनी बेटियों की शादी एक ही घर में कराना चाहते थे, इसीलिए मैंने अपने दोनों बेटों का रिश्ता वहाँ पक्का कर दिया। चलो अच्छी बात है। इस तरह राजीव और रेयान की कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। राजीव की पत्नी राधा राजीव की तरह ही घमंडी और बदतमीज थी।
तो वहीं रियान की पत्नी शांति रियान के जैसे और अपने नाम की तरह ही शांत स्वभाव और तमीजदार थी। ऐसे ही एक दिन राधा नैना के पास आती है और उससे बोलती है, चाची जी आप अब से किचन में रहा करेंगी। पर क्यों बहू? मुझसे क्यों का जवाब मत मांगना, क्योंकि मैं क्यों का जवाब नहीं देना चाहती। राधा नैना को उल्टा जवाब दे ही रही थी, तभी वहाँ पर शांति आ जाती है और राधा को अपनी चाची से बात करते हुए बोलती है, दीदी आप चाची से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? क्या कैसे बात कर रही हूँ मैं? मुझे जो कहा गया था मैं वही समझा रही थी, लेकिन एक ये है इनको मेरी बात समझनी ही नहीं है। समझाने का तरीका अलग अलग होता है और आप चाची को ऐसे भी क्या समझा रही हो जो चाची समझ नहीं पाई। मम्मी जी ने कहा है कि चाची जी आपसे किचन में ही रहेंगी, और क्यों वो मुझे नहीं पता। मुझे जो कहा गया वो मैंने इनको बोल दिया। बहुत मम्मी जी का पक्ष लेती फिरती हो ना आप, तो एक चीज मम्मी जी के कानों में जाकर बोल देना कि शांति बोल रही थी कि चाची अपने रूम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब क्या था, राधा नीतू के पास जाती है और वो अपनी सास को ठीक वैसा ही बोलती है जैसे शांति ने उससे कहा। ये सुनने के बाद नीतू अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है, हे भगवान, एक कम था, मुझे एक और आ गई नैना का पक्ष लेने के लिए। पता नहीं आखिर ये लोग अपने गरीब चाचे का पक्ष लेते ही क्यों हैं। इसका कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये मेरे घर में अपने पैरों को ऐसे फैलाकर बैठने के साथ इस घर में ऐसे चिपक जाएगी जैसे लकड़ी में दीमक लगता हो। नीतू अपना दिमाग लगा, आखिर क्या करना चाहिए इस औरत के साथ। अरे बहू तू भी तो कुछ सोचना, नहीं तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा इस घर में। अरे मम्मी जी, अगर गरीब चाची को सबक सिखाना है तो आप उनको घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? जब वो घर से बाहर हो जाएंगी तो अपने आप ही ये घर आपका हो जाएगा और मेरा भी तो। इस तरह से अब राधा और नीतू दोनों ही नैना के कमरे में जाती हैं, जहां नीतू नैना को खाना खाते हुए देखती है। नीतू उसके हाथ से उसका खाना छीनकर फेंक देती है और उसके बालों को पकड़कर उसको घर से बाहर निकालते हुए बोलती है, तूने मेरा घर तोड़ दिया, इसलिए मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। अब तू यहाँ पर नहीं रहेगी, चल निकल। घर में शोर सुनकर अब रियान और शांति भी बाहर आती हैं, जहां वो अपनी गरीब चाची के साथ इस तरह का बर्ताव देख हैरान हो जाती हैं। और अब रियान गुस्से में अपनी माँ का हाथ अपनी चाची के बालों से हटाता है और उससे बोलता है, माँ आज आपने बहुत गलत किया इनके साथ ऐसा करके। आप चाची के साथ ऐसा क्यों करती हो? इसलिए क्योंकि वो गरीब है? इसलिए क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है? तू हट जा रेहान, इसकी वजह से तू मुझसे दूर हो गया और ये आराम से अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही थी। इसको मैं अब और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीतू की बात सुनते ही शांति समझ जाती है कि नीतू ने नैना को खाने भी नहीं दिया। अब क्या था, शांति पहली बार अपनी सास से गुस्से में बोलती है, मम्मी जी ऐसी कौन सी नफरत जाग उठी आपको चाची जी से, जो आपने उनको खाना भी नहीं खाने दिया? आप उनसे चिढ़ती है ये जानती थी मैं, लेकिन कम से कम आप उनको 2 वक्त की रोटी चैन से तो खाने दो। नहीं, अब खाना क्या, इसको मैं इस घर में रहने भी नहीं दूंगी। शांति से खाना खाने की तो दूर की बात है। ठीक है माँ, आप रहो अपने पति और बेटे के साथ और अपनी बहू के साथ, क्योंकि अगर चाची यहाँ नहीं रही ना तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। और अगर ये यहाँ नहीं रहे ना तो मैं भी नहीं रहूंगी और अपने पति के साथ चली जाऊंगी। नीतू उन दोनों की बात नहीं मानती और उसको घर से निकालने की जिद पर अड़ी रहती है। उसकी जिद देखकर अब रियान और शांति भी घर छोड़कर अपनी गरीब चाची के साथ चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।